नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है छोटे बेटे बहू जब परिवार छोड़ के चले गए तो ऐसा क्या हुआ कि उनको परिवार की याद आ गई। सविता के छोटे बेटे विकास ने एक दिन आकर अपनी माँ से कहा, माँ, आप हम ढाई प्राणियों के लिए भी घर खर्च के लिए 2000 लेती हैं और भैया भाभी के अलावा उनके 3 बच्चे हैं, उनसे भी 2000 रुपये ही लेती हैं, यह कहाँ का न्याय है। क्यों रे, अब तू कमाने वाला हो गया है तो न्याय अन्याय समझाने आया है। जब तक तेरी नौकरी नहीं थी तब तक बड़े ही तो घर का पूरा खर्च चला रहा था, उस समय तेरा न्याय कहाँ चला गया था। सविता ने उसी से प्रश्न किया। बड़े बेटे प्रवास का वह नाम नहीं लेती थी, बड़े कहकर ही बुलाती थी। उस समय में कमाता नहीं था तो कहाँ से देता, विकास ने सफाई दी। संयुक्त परिवार का नियम ही यह कहता है कि जो कमाए और ज्यादा कमाए वही ज्यादा खर्च करे, और उस हिसाब से तेरी आमदनी बड़े से ज्यादा है, इसलिए घर के खर्चे में तेरा योगदान ज्यादा होना चाहिए। पर मैं तो दोनों से बराबर ही लेती हूँ। अगर तुम लोग अलग रहते तो क्या 2000 रुपये में खर्च चल जाता? सविता ने तर्क किया। क्यों नहीं चल जाता, हम लोगों का खर्च ही कितना है। विकास बोला, तो ठीक है, कुछ दिन तुम लोग अलग रहकर भी देख लो, जब तबीयत भर जाए तो साथ रहने आ जाना, सविता ने दो टूक जवाब दे दिया। विकास ने नौकरी लगते ही कंपनी के फ्लैट में जाने का सोचा था, पर उस समय तो सबके समझाने बुझाने के साथ ही रहने को राजी हो गया था, मगर पिछले कुछ दिनों से उसकी पत्नी दिव्या उसे कंपनी का फ्लैट लेने को उकसा रही थी। विकास ने उसके कहने पर क्वार्टर के लिए अर्जी तो दे दी थी और एक फ्लैट उसे अलॉट भी हो गया था, परंतु अलग जाने की बात को माँ से कैसे कहे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आज जब मौका हाथ लगा तो उसने पहल कर दी थी, और समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। दिव्या तो बहुत खुश हुई और नए घर में जाने की तैयारी करने लगी। एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर वे लोग नए मकान में चले गए। जरूरत की थोड़ी बहुत चीजें तो सविता ने पहुंचा दी थी, पर दिव्या तो अपने स्टैंडर्ड से रहना चाहती थी। कमरों की साजसज्जा आधुनिक डिजाइन से करवाने और नया सामान खरीदने में ही जमा की हुई पूंजी खर्च हो गई। फिर भी वे संयुक्त थे कि वहां सिर्फ पति पत्नी व उनका अपना बेटा था। दिव्या की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी, पर विकास को अंदर ही अंदर ऐसा एहसास होता कि उसने कहीं कुछ भूल की है, और इसीलिए मां का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। प्रवास व उसकी पत्नी सुधा कभी भी उनसे मिलने चले जाते थे और कहते थे कि मां और बाबूजी याद करते हैं, पर विकास व्यस्तता का बहाना कर देता। कुछ दिन तो जोश में घर की सजावट करने में निकल गए। अब मुख्य समस्या घर के काम की आई। नौकर नौकरानियों के दर्शन दुर्लभ थे। नई कॉलोनी तो बस गई थी, पर सर्वेंट क्वार्टर किसी भी फ्लैट में नहीं था। सुबह से शाम तक बर्तन से लेकर झाड़ू पोंछा तक सब कुछ दिव्या को ही करना पड़ रहा था। बाजार का सामान विकास ले आता था, रसोई का पूरा काम था ही, बबलू अलग उसी से चिपका रहता था। जब सब इकट्ठे रहते थे तब बबलू तो बच्चों के साथ ही खेलता खाता था। उसकी ज्यादातर फरमाइशें दादी ही पूरा कर देती थीं। घर के काम के लिए भी पुणे नौकर नौकरानियां लगी हुई थीं, जो दिव्या को कुछ भी काम नहीं करने देती थीं। रसोई का काम पूरा था, पर सुबह तो सविता ही खाना बनाती थी और सुधा तथा दिव्या बच्चों का काम देखती थीं। शाम को सुधा ही अक्सर खाना बनाती थी, दिव्या तो सिर्फ मदद कर देती थी। अब सब काम दिव्या के जिम्मे ही आ गया तो शाम तक वह इतनी थक जाती कि जैसे तैसे शाम का खाना बना पाती। अकेले में पति व पुत्र को नए पकवान बनाकर खिलाने का जो चाव था वह हवा हो गया। उधर माँ की मन नहीं मानता। सविता जब भी बबलू, विकास या दिव्या की पसंद की कोई चीज़ बनाती तो उनके लिए जरूर भेजती। कुछ दिन बाद बहुत कोशिश व मानमनुहार करने पर 2000 रुपये महीने पर सिर्फ चौका बर्तन व झाड़ू पोंछा करने के लिए एक काम वाली तैयार हो गई। दिव्या का 2000 रुपये महीने निकालना खला तो बहुत, पर इसके अलावा कोई चार भी नहीं था। सविता के घर में तो पुणे नौकर ही बहुत सा फालतू काम कर देते थे, पर यहाँ बंधेवधाएं काम के अलावा दूसरे काम में नौकनी हाथ भी नहीं लगाती थी। दिव्या को सबसे ज्यादा परेशानी हुई कपड़ों की धुलाई की। घर में कपड़े धो भी ले तो इस्त्री करवाने ही पड़ते थे। सविता के घर में तो एक धोबी को क्वार्टर दे दिया था, जिसकी बीवी कपड़े धोकर इस्त्री करवाकर रख जाती थी। सविता हर महीने उसे बंधी बंधाई रकम दे देती थी। दूसरी परेशानी दिव्या को बबलू को लेकर हुई। पहले वह सब बच्चों के साथ खेलता रहता था, कहाँ है वह दिव्या का पता भी नहीं चलता था, मगर अब हर आधा घंटे बाद आकर माँ से कहता, मन नहीं लग रहा किसके साथ खेलूं। कभी बार तो दिव्या बबलू पर ही झुंझला पड़ती, फिर आंसी हो जाती।
बबलू भी कहता कि वह दादी से कहेगा कि माँ डांटती हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद उन लोगों के घर को अच्छी तरह सेट कर लिया। नया सोफा सेट लिया, उसके लिए कुशन, डाइनिंग टेबल, चेयर, नया डबल बेड आदि खरीद लिए। शादी में मिली सारी चीजें मजा दी। स्टील के फ्रेम में अपना व विकास का तथा एक फ्रेम में बबलू का फोटो मर दिया। दिव्या ने अपने माता पिता का फोटो भी टांग दिया। ड्राइंग रूम तो ऐसे सजा दिया मानो शोरूम हो। अब दिव्या को चाव हुआ कि अम्माजी व बाबूजी आकर घर देखें। यह मौका भी आ गया। बबलू की वर्षगांठ पड़ी तो नए तरीके से मनाने का सोचा। केक का ऑर्डर दिया। दिव्या के मायके वाले, ससुराल वाले और पड़ोस के 1-2 घर सबको निमंत्रण दिया। शाम को कमरे को खूब सजाया गया। केक पर मोमबत्तियां लगाई गई। सब लोग आए तो दिव्या ने उन्हें घर दिखाया। सभी ने उसकी रुचि की तारीफ की। जेठानी सुधा तो दिव्या से कहे बिना न रह सकी, दिव्या बहन, तुम तो अपना घर खूब अच्छी तरह जमाया है। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे आप लोग रहते हैं दीदी, उस तरह मेरे वश की बात नहीं थी। थोड़े दिन काट लिए वही काफ़ी था। अब अपनी तरह से रह सकते इसलिए अलग हुए हैं। विकास भैया की तरह यह मेरे कहे में थोड़े ही हैं। सुधा ने सफाई दी। अगर अम्माजी व बाबूजी के पूछे बिना कुछ लेने को कहो तो झट कह देते हैं। काम चल तो रहा है। उसके लिए भी हुनर आना चाहिए कि पति को कैसे वश में किया जाए। दिव्या हंस पड़ी। सुधा भी खिसियानी हंसी हंस दी। सभी दिव्या की सराहना कर रहे थे। दावत भी उन्होंने अच्छी ही दी थी। बबलू भी सबके उपहार पाकर बहुत खुश था। दादी बाबा को तो वह छोड़ ही नहीं रहा था। दिव्या भी अपनी तारीफ सुनकर खुश थी, पर सविता के एक चीज अवश्य खटकी थी। बबलू झटक गया था। विकास भी कुछ उदास था, उतना खुलकर बातें नहीं कर रहा था जैसे सबके साथ रहने पर करता था। तभी सविता दिव्या से पूछ बैठी, बबलू इतना कमजोर क्यों लग रहा है? क्या खाना ढंग से नहीं खाता? पता नहीं अम्मां जी, बबलू को क्या हो गया है। न ढंग से खाना खाता है न दूध पीता है। उससे कहती हूँ बाहर जाकर खेल तो बाहर भी नहीं जाता। दिव्या बोली। बेटा, उसे घर में 4 भाई बहनों के साथ खाने खेलने की आदत पड़ी हुई थी, यहाँ वह अकेला पड़ गया है। तुम लोग तो इस वातावरण के आदी हो सो कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु बबलू को यह वातावरण माफिक नहीं आ रहा। अब दूसरा उसके माथ लिए चाहिए, मविता ने कहा। दूसरा कहाँ से ढूंढूं? दिव्या ने अपनी कठिनाई बताई। तुम भी दिव्या बहुत भोली हो। बबलू अब 4 साल का हो गया है। साथ के लिए उसे भाई बहन की जरूरत है, सविता ने स्पष्ट किया। दिव्या झेप गई, बोली, अभी नहीं अम्मां जी, अभी तो हम 3 का खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। अभी तो हम परिवार बढ़ाने की सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा करो, बबलू को स्कूल भेजने लगो। वहां से बड़े के बच्चों के साथ घर आ जाया करेगा और शाम को विकास दफ्तर से लौटते समय ले आया करेगा। घर के पास ही तो विकास का दफ्तर है, वहां बच्चों के साथ मन लगा रहेगा, सविता ने सुझाव दिया। हाँ, यह ठीक रहेगा, दिव्या बोली। उसने सोचा उसे भी घर के काम के लिए फुर्सत मिल जाएगी। दोपहर को थोड़ा आराम भी कर लेगी। बबलू से जब कहा गया तो वह भी खुश हो गया। अब सब कुछ ढर्रे पर आ गया, पर जब बबलू की पढ़ाई का खर्च और बढ़ गया मगर वह भी जरूरी था। 200 रुपये नौकरानी के अलग से निकल जाते। महीने में गैस का खर्च, दूध आदि सभी कुछ अलग से खरीदना पड़ता, बिजली का बिल व कपड़ों की धुलाई का खर्च अलग। वहाँ तो बाबूजी के ही जिम्मे ये सब खर्चे थे, यहाँ तो ऊपर से 2000 रुपये महीने फ्लैट का किराया देना पड़ता है। काम में भी वहाँ था सिर्फ शाम को ही मदद करनी पड़ती थी मगर यहाँ तो पूरे दिन खटना पड़ता है। अब दिव्या को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। उसके शौक की सभी चीज़ों में कटौती होती गई। सिनेमा देखना तो करीब छोड़ ही दिया था। इस घर में आने के बाद रेस्तरां की शक्ल तो देखी ही नहीं थी, जबकि वहां सबके बीच रहते थे तब तो पति पत्नी महीने में एक बार सिनेमा जा बाहर ही खाना खाकर आते। जब भी घूमने जाते तो कोल्ड कॉफ़ी या आइसक्रीम का आनंद लेते। अब सब चीज़ें बंद हो गई परंतु किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। रास्ते तो स्वयं उनका चुना हुआ था। एक दिन विकास के दफ्तर के लोगों ने सपरिवार पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। शहर से बाहर सभी अपना अपना खाना लेकर जाएंगे, दिन भर घूमेंगे, ताश खेलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। दफ्तर की एक बड़ी गाड़ी का प्रबंध कर लिया था। विकास भी दिव्या व बबलू को लेकर गया। हंसी खुशी में दिन कट गया। जब वे लोग घर लौटे तो देखा घर का ताला टूटा पड़ा है। अंदर जाकर देखा तो पता लगा सारा कीमती सामान गायब है। स्टील की अलमारी खुली पड़ी है और उसमें से कैश व ज्वेलरी चोरी हो गए। अड़ोस पड़ोस में पूछा तो कोई नहीं बता पाया कब चोट आए और सारा कीमती सामान लेकर 9-2-11 हो गए। दोनों माथा पकड़कर बैठ गए।
विकास ने पुलिस को खबर की। पुलिस आई भी पूछताछ करने, कुत्ता भी छोड़ा गया पर चोट कहाँ मिलते हैं, अगर पकड़ भी लिए जाएंगे तो सामान तो एक बार गया हुआ वापस मिलता नहीं। खबर मिलते ही सविता व जेठानी सुधा भी आ पहुंची। वे दिव्या को धीरज बंधाती रहीं। सुधा ने दिव्या का गला सूना देखकर पूछा, चेन जो तुम पहने रहती थी वह कहाँ गई? भाभी, पिकनिक जाते समय इन्होंने उतरवा दी थी कि बाहर अक्सर चेन खच जाती हैं। सामान के साथ वह भी चली गई। कहते कहते दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। सविता ने दिव्या को दिलासा दिया, बहू हिम्मत मत हाटी। खैर मनाओ, तुम लोग ठीक ठाक हो, नहीं तो ऐसे मौकों पर ये लोग जान लेने में भी नहीं हिचकते। तभी सुधा ने अपने गले की चेन उतारकर दिव्या को पहना दी। सुना गला अच्छा नहीं लगता और दिव्या कहती रह गई, भाभी क्या कर रही हैं? उसने यह रूप तो सुधा का कभी जाना नहीं था। दुखी ना हो बहू, शुक्र मनाओ कि संकट इसी में टल गया, सब कुछ फिट आ जाएगा। अम्मा जी, तनख्वाह में तो महीने का खर्च ही मुश्किल से चलता है, फिर से बनाने का तो अब हम सोच ही नहीं सकते। दिव्या आसी होकर बोली। क्यों दिव्या, तुम्हारे तो एक ही बच्चा है और तनख्वाह भी विकास की अपने भैया से ज्यादा है, फिर तुम्हारी तो अच्छी खामी बचत हो जानी चाहिए। सुधा ने व्यंग्य कट ही दिया। उसके बच्चों के लिए ही तो विकास ने कहा था कि खर्च ज्यादा होता है। वह इस बात को भूल नहीं पाए, मुंह से बात निकल ही गई, हालांकि यह कहकर उसे पछतावा भी हुआ। दिव्या के पास इसका कोई जवाब नहीं था, बस यही कहते बना, हम लोग अपने स्टैंडर्ड से रहने आए थे, वही किसी को सहन नहीं हुआ। यह स्टैंडर्ड ही तो आज परिवारों को तोड़ने का कारण बन रहा है। यह तो तुम उस घर में भी बना सकती थी, ऊपर के कमरे तो खाली ही पड़ते हैं। आखिर बहुएं आकर ही तो घर को नए सांचे में डालती हैं, सविता बोली। पर अम्मा जी, इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वहां रहकर भी हम सब सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कहने पर यही कह देते थे कि माँ से पूछ लो। दिव्या ने सफाई दी। अगर तुम पूछकर मुझे थोड़ा मान दे देती और तुम्हारा काम ना होता तब तुम्हें शिकायत होनी चाहिए थी, परंतु तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। सविता ने भी उलाहना दिया। हाँ अम्मा जी, यह भूल मुझसे जरूर हुई, उसका नतीजा भुगत लिया। दिव्या दुखी मन से बोली। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर चाहो तो तुम्हारे कमरे खाली पड़े हैं, वहीं आकर जैसे यहाँ रह रहे हो उसी तरह से रहने लगो, सविता ने समझाया। पर माँ, यहाँ इतना सामान जुटा लिया है, इसे कहाँ ले जाएंगे? दिव्या ने अपनी असमर्थता जताई। जैसे यहाँ सेट किया है, अपना घर समझकर वहाँ भी इसी तरह सेट कर देना। घर को अच्छी तरह रखना किसे बुरा लगता है? मैंने तुम्हें सुझाव दे दिया है, मानना न मानना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सविता ने दिव्या पर ही निर्णय लेना छोड़ दिया। फिर समझाते हुए कहा, साथ रहने में जो आपस में स्नेह पनपता है, बड़ों में भी और छोटों में भी, वह अलग रहने में नहीं। सविता व सुधा विकास व दिव्या को काफी दिलामा दे गई। इस बीच सविता ने अपने कुछ जेवर और मुधना कुछ नई साड़ियां खरीद कर दिव्या के लिए भिजवा दी। दिव्या अपनी पिछली कही बातों से जो उसने अलग होते समय कही थी, बहुत लज्जित थी। उन लोगों को काफी सबक मिल चुका था। सबसे ज्यादा तो मकान का किराया देना खलता था, जबकि सविता के घर में रहती थी तब तो हाउस अलाउंस जो कंपनी से मिलता था, एक तरह से अतिरिक्त आमदनी ही थी जो बचता था। महीने का अंत होते होते विकास व दिव्या माँ के पास ही वापस आ गए, कभी अलग न होने के लिए। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।